नहीं है। हमारा मेन कंक्लूजन ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ज्यादा। चार्ज का प्रोडक्ट कम तो फोर्स भी होगा कम। और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो ऑब्जेक्ट अगर दूर दूर है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगेगा, और दो ऑब्जेक्ट अगर नजदीक है करीब है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट है करीब मैंने दोनों के बीच में डिस्टेंस है कम, और डिस्टेंस है कम तो फोर्स लगेगा ज्यादा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन कंक्लूजन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाने का यही था। बाकी इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में क्लास 10th में अभी पढ़ना वढ़ना नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखो कि एक तो ये चीज यूज होने वाला है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, निगेटिव रिपेल करेगा, और अपोजिट पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एक ये चीज यूज होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यूज ये होता है वर्क डन। और ध्यान से बात समझो, वर्क कब होगा, वर्क कब क्लास वर्क एंड एनर्जी हम लोगों को पढ़ना था क्लास 9th में। उसमें हम बताए थे कि वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क तब होता है जब वो कोई फोर्स के अपोजिट, जब कोई फोर्स के अपोजिट फोर्स एक दूसरा फोर्स लगे तब जाके वर्क होता है। जैसे मान लो कि अगर पानी इधर से इधर बह रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को इधर से इधर लेके जाना है तो हम यहाँ पे रख देंगे तो बहाव के साथ बह के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। उसमें हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ आना है तब जाके बहाव इधर की तरफ ना है, फोर्स तो इस पर लग गया बहा के उधर लेके जाने के लिए। ये फ्लो के फोर्स के अगेंस्ट में हम इसको लेकर यहाँ से यहाँ आएंगे तब जाके हमको वर्क करना पड़ेगा। और स्पीड में माने कि पानी बह के जैसे उधर जा रहा है, हमको तैरना है, हम अगर पानी में कूद जाएंगे हमको तैरने आता है तो हमको आसान क्या रहेगा, पानी के बहाव के साथ आगे जाना कि उल्टा जाना, आसान रहेगा। लेकिन हम लोग को वर्क कब करना पड़ेगा, जब बहाव के साथ आगे जाएंगे तब कि उल्टा जाएंगे तब। ये बात समझ में आ रहा है ना कि अगर पानी इधर से इधर बह रहा है तो हम उसको कूद गए तो हमको तो कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं है। बहाव बस पानी के सरफेस पे रहना है, बहाव के साथ बह के हम इधर से उधर आसानी से चले जाएंगे। लेकिन अगर वहीं इधर से इधर आना है, उल्टा आना है, तो बहाव के फोर्स को काट के उससे भी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब हम इधर से इधर आ पाएंगे। तो वर्क तब होता है जब किसी फोर्स के अगेंस्ट में कोई दूसरा फोर्स लगाई जाए, किसी फोर्स के अगेंस्ट में कोई काम किया जाए तब जाके वर्क होता है। जैसे मान लो कि किसी भी चीज को ऊपर से नीचे गिराना है, अब इसी को हमको क्या करना है, ऊपर से नीचे गिराना है। तो ये ज्यादा हाइट पे है, तो ज्यादा हाइट पे है तो ये ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे है, और ये कम हाइट पे है, ये वाला पॉइंट कम हाइट पे है। तो हम ऊपर से छोड़ेंगे तो हमको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, भारी है फूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मान लो कि ये मार्कर है, इसको अगर यहाँ से यहाँ पे लेके आना हो हमको अपना से कोई वर्क लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ ऑलरेडी फोर्स लगा रहा है। हम इसको छोड़ देंगे ऑटोमेटिक ये यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे आ जाएगा। नहीं तो यहाँ से यहाँ पे आने में क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है तो बस छोड़ दिए है कि ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ पे आ गया है। लेकिन वहीं यहाँ से यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, यहाँ से लेके जाना है यहाँ पे, तब क्या करना पड़ेगा, वर्क। नहीं, इसको हम फोर्स लगाएंगे, हम अपना एनर्जी इन्वेस्ट करके इस पे एनर्जी लगाएंगे तब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा। क्यों वर्क करना पड़ा है यहाँ से यहाँ पे भेजने के लिए, क्योंकि फोर्स है ग्रेविटी के नीचे की तरफ और हम इसको ला रहे हैं ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट नीचे से ऊपर की तरफ। तब हमको एनर्जी लगाना पड़ा है, वर्क करना पड़ा है, तब जाके ये मार्कर यहाँ से लेकर यहाँ पे आया है। तो वर्क करना कब पड़ेगा, जब किसी फोर्स के अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराना हो। अब पूरी बात, तो वर्क डन तब होता है, वर्क करना तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फोर्स के अगेंस्ट में मूव करता है। फोर्स के ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसी फोर्स के साथ वो आराम से उधर चला जाएगा। वर्क कब, दम कब लगाना पड़ेगा, जब किसी फोर्स के अगेंस्ट में किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना पड़ेगा तब जाके वर्क करना पड़ता है। ये चीज को भी यूज करना पड़ेगा अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अभी बिना कुछ सोचने के आप जैसे समझाते हैं पहले समझ लो, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा चार्ज में या कौन कैसे लिए हैं तो वो सब चीज धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि क्लियर कर देंगे। पहले जैसे बता रहे हैं बस लेमैन के जैसा एकदम कंप्लीटली समझ लो कि कुछ पता नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, एकदम कंप्लीटली पहले वैसे समझ लो। हो सकता है कि लास्ट तक जो भी कुछ छोटा मोटा डाउट हो लास्ट तक कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट नहीं होगा तो उसके लिए तो हम भैया, ठीक है। अब ध्यान से बात समझो, मान लो एक चीज क्या यूज कर, अच्छा ये पता है ना कि लास्ट क्लास में ये भी बताए थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट। मान लो कि ये दो चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पे रखा गया है, तो अब दोनों चार्ज अपने नेचर के, मान लो कि एगो पॉजिटिव चार्ज है एगो नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इसको इधर खींचेगा और ये वाला चार्ज भी इसको इधर खींचेगा। अगर ये दोनों का चार्ज अलग अलग भी है, एगो ज्यादा है एगो कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला सेम फोर्स से इधर खींचेगा और ये वाला भी उतना ही फोर्स से इधर खींचेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि मैग्नीट्यूड में बराबर होता है और डायरेक्शन में अपोजिट। ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा अट्रैक्ट करने के लिए। रिपेल भी करना अगर होगा, मान लो पॉजिटिव है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो रिपेल करेगा। ये वाला इस पे रिपेल करने के लिए इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला इसको इधर फोर्स लगाएगा। फर्क नहीं पड़ता है कोना पे ज्यादा चार्ज है कोना पे कम चार्ज है, सेम फोर्स है। ये जितना फोर्स है इसको रिपेल करेगा, ये भी उतना ही फोर्स है इसको इधर रिपेल करेगा। सेकेंड बात ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का, दोनों एक दूसरे को सेम मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाएगा अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, और डायरेक्शन में क्या होगा कि दोनों टाइम पे ही अपोजिट होगा, ठीक है। अब मान लो कि एक हमारे पास यहाँ पर हम एगो फिक्स पॉजिटिव चार्ज है, एगो पॉजिटिव चार्ज कुछ भी क्यू मान लो या कुछ भी मान लो कि एक कोई यहाँ पे हम चार्ज को फिक्स कर दिए हैं, खूंटा से बांध दिए हैं, ये हिलने उलने वाला नहीं है। ध्यान से बात समझना, तो यहाँ पे एगो फिक्स्ड क्या है पॉजिटिव चार्ज, फिक्स का मतलब अब ये हिलने उलने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, हर एक चार्ज का अपना एक एरिया होता है, जितना दूर में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन कर सकेगा। जैसे कि अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मान लो कि अगर यहाँ पे एगो मैग्नेट है, यहाँ पे एगो मैग्नेट है, तो अब मान लो कि हम यहाँ पे लेके जैसे यहाँ पे खड़ते इसको खींच लिया, नहीं तो यहाँ को नहीं खींच रहा है, यहाँ के ऑब्जेक्ट को नहीं खींच रहा है, यहाँ पे लगे तो खड्डे खींच लिया। मतलब इसका एगो रीजन है कि जितना दूर के, अब ये मैग्नेट हो गया तो मान लो कि इसका रीजन इतना है, तो अगर इतना दूर में अगर कोई भी मैग्नेट आएगा तो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या उधर क्या करेगा कि रिपेल कर देगा। लेकिन इतना के बाहर अगर कोई मैग्नेट रहेगा तो उसको ना ही अट्रैक्ट करेगा और ना ही रिपेल करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी मैग्नेट का अपना एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस फिक्स रहता है उतना ही दूर के अंदर में। अगर मान लो कि यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे मान लेना है साउथ पोल है और उसका इतना रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, अब कोई मैग्नेट यहाँ पर रहेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही उसके इन्फ्लुएंस के अंदर में आएगा, अगर ये भी साउथ पोल करके आएगा, साउथ पोल के हेडिंग से आएगा तो इसको रिपेल कर देगा, और अगर नॉर्थ पोल करके आएगा इसके अंदर में तो इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा कि अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। वैसे ही हर एक चार्ज का भी एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है कि कोई भी अगर एक चार्ज यहाँ पे है, कोई भी एक चार्ज मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है और इसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस इतना दूर में है, समझ में रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके चलते इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसके इन्फ्लुएंस के अंदर में आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा कि उन्हें रिपेल कर देगा, समझ में आ रहा है। और अगर कोई यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस में, एने कोई निगेटिव चार्ज है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको क्या करेगा कि अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही हर चार्ज का अपना एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, उस रीजन में ही
अगर कोई चार्ज आएगा सेम नेचर वाला तो रिपेल कर देगा, और अपोजिट नेचर वाला चार्ज आएगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। और उस रीजन के बाहर के एरिया को, उस रीजन के बाहर के स्पेस को हम बोलते हैं इन्फिनिटी। समझ आ रहा है? पहले हम भी बचपन में सोचते थे कि इन्फिनिटी का मतलब बहुत बहुत दूर, लेकिन अगर हम मैग्नेट के अकॉर्डिंग बात करें या चार्ज के अकॉर्डिंग बात करें तो कोई भी चार्ज या मैग्नेट के इन्फ्लुएंस रीजन के बाहर के सब स्पेस को बोलते हैं हम इन्फिनिटी। माने वो रीजन जहाँ पे कोई चार्ज या मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस नहीं लगा सकता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इन्फिनिटी। और बाकी जहाँ पे लगा सकता है वो तो हो गया उसके इन्फ्लुएंस का रीजन। समझ में आ रहा है ना? अब मान लो कि ये चार्ज है तो हम डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करें, मान लो कि ये उसका रेडियल डायरेक्शन में ये उसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, ऑलमोस्ट सर्कुलर है, ठीक है, ऑलमोस्ट सर्कुलर है। ये हुआ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से हम ये डिनोट किए हुए हैं कि ये अंदर का रीजन इस फिक्स पॉजिटिव चार्ज का रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है। मतलब अगर कोई एगो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि पॉजिटिव है तो उसको रिपेल कर देगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसका औकात ये है, ये यहीं तक के ऑब्जेक्ट पर रिपेल या अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगा सकता है, यानी कि इसका औकात नहीं है। समझ में रहा है? और कोई एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा तो ये इसको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके जहाँ तक इसका फोर्स लगाने का क्षमता था उसके बाहर का है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों चार्ज इस फिक्स पॉजिटिव चार्ज के रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर में है, तो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। बात समझ में आ रहा है? तो ये डॉटेड लाइन, ये रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर के स्पेस को बोलेंगे हम लोग इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब समझो, मान लो कि कोई एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के बारे में अभी हम लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे एगो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, मान लो, यहाँ से बस समझ रहा है, ये हमारा फिक्स है, ये फिक्स नहीं है, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। चलो अभी तो ये एकदम डॉटेड लाइन के ऊपर ही है, तो अभी भी समझो कि ये एकदम बॉर्डर लाइन पे है। अभी इसको कुछ मान लो कि बॉर्डर लाइन से हल्का सा नहीं है, ध्यान से बात समझो। अब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ से मान लो कि यहाँ से थोड़ा मूव करके यहाँ पे आएगा, ध्यान से बात समझना, ये मूव करके यहाँ से आया है यहाँ पे, तो अब ये क्या करेगा? अब ये दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन सेम नेचर वाला है, तो ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, नहीं लगेगा क्या? अब चूंकि ये इसको जितना फोर्स से इधर रिपेल करेगा, ये भी इसको उतना ही फोर्स से इधर रिपेल करेगा, लेकिन हमको पता है कि ये कैसा है? फिक्स। तो ये फिक्स है तो ये इधर जा सकता है क्या? तो लेकिन अब इसके द्वारा फोर्स इस पे लगेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, नहीं करेगा क्या? तो अब इसको ये आसानी से इस पॉइंट से इधर आराम से चल जाएगा, नहीं चला जाएगा क्या? अच्छा, अब मान लो कि ये इस पॉइंट से, हम यहाँ पे इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, ये ए से आया है कहाँ पे? बी पे। तो अब अगर इसको यहाँ से यहाँ, अच्छा यहाँ से ये यहाँ आया होगा तो वर्क किया है कि नहीं किया है? ये जैसे यहाँ से हल्का सा इस डॉटेड लाइन के हल्का सा अंदर गया होगा, ये इसको उन्हें ढकेलना शुरू कर दिया होगा, तो अब जितना फोर्स से इस पॉइंट पर ये इसको इधर ढकेला, उतना ही फोर्स ये इस पर लगाता, तो यहीं का यहीं पे रहता। ध्यान से बात समझो, हम लोग पढ़ते हैं लोग वो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स में। मान लो कि यहाँ पे ये जो चार्ज है कोई भी, अब जितना फोर्स, अगर ये नेट फोर्स इधर है तो ये तो भाग जाएगा इधर की तरफ, और ये जितना फोर्स इस पर इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर इधर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स अगर बराबर है तो ये यहीं के यहीं पे है, और अगर इसको इधर जाना है तो ये जितना फोर्स इधर लग रहा है इससे भी ज्यादा फोर्स ये इधर लगाएगा, तब ना नेट फोर्स इधर होगा और ये इधर आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जितना फोर्स से इस चार्ज को ये फिक्स पॉजिटिव चार्ज इस पर लगाएगा, क्योंकि अब ये इसके दायरा में आ गया है, इसके रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया है, तो ये जितना फोर्स से इसको इधर लगाया है
उससे उतना ही फोर्स ये इधर लगाता तो यहीं के यहीं पर आता। अब उससे भी ज्यादा फोर्स लगाया है तब ना ये यहाँ से यहाँ पे आया है। बात समझ आ रहा है? ऐसा नहीं क्या कि सीधे यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, एक एक पॉइंट पर फोर्स बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके करीब आ रहा है और जितने करीब आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम हो रहा है ना, और डिस्टेंस कम तो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ज्यादा होगा कि नहीं होगा? चलो मान लो कि ये यहाँ तक समझो। अब मान लो कि यहाँ से देखो, इस पॉइंट पर ये फिक्स पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा क्या? अच्छा, यहाँ पे जितना फोर्स लगा रहा था इसको इधर करने के लिए, अब ये इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा कि उससे ज्यादा फोर्स लगाएगा? उतना ही फोर्स लगाएगा या उससे ज्यादा फोर्स लगाएगा? उससे ज्यादा लगाएगा, क्योंकि जब ये यहाँ पे था तो इसके और इसके बीच में इतना डिस्टेंस था, और जब ये यहाँ से यहाँ पे आया है तो अभी इतना डिस्टेंस से इतना डिस्टेंस हो गया है ना। जब ये यहाँ से आया है तो डिस्टेंस ज्यादा के डिस्टेंस कम हुआ है, तो डिस्टेंस कम हुआ है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब समझ में आ रहा है, तो ज्यादा होगा। तो ये इस पॉइंट पर जितना से फोर्स इधर लगाता उससे भी ज्यादा फोर्स ये इधर लगाया इस पर। अब जितना ये फोर्स लगाया है इससे भी ज्यादा यहाँ पे, अगर ये उतना ही फोर्स यहाँ पे लगाता तो यहीं का यहीं पे रहता। अब ये इधर से इधर कब आएगा? जब जितना इधर फोर्स लगा उससे भी ज्यादा फोर्स लगाएगा तब ना ये यहाँ से उठ के थोड़ा सा और ही आगे आएगा। मान लो कि अब ये यहाँ पे आ गया, तो जितना इस पॉइंट पर ये फिक्स पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स लगाएगा उससे भी ज्यादा फोर्स लगाएगा, तब ये उठ के यहाँ से एक कदम और ही यहाँ पर आएगा। अब ये यहाँ से आ गया यहाँ पर, और जब ये यहाँ से यहाँ पर आ गया तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस और भी और कम हो गया। तो अब ये यहाँ पे जितना से फोर्स से इसको पुश कर रहा था, रिपेल कर रहा था, अब उससे भी हायर फोर्स से इसको इधर क्या करेगा कि पुश करेगा। अब इसको इधर जाना होगा तो इससे भी ज्यादा फोर्स लगाएगा, तब ना ये फिर यहाँ से ये आगे आएगा। बात समझ रहा है? तो ये काम हर पॉइंट पे हो रहा है। इवन यहाँ से एक पॉइंट भी आगे बढ़ेगा तो एक पॉइंट भी आगे बढ़ा तो एक पॉइंट उसके करीब गया, और उस एक पॉइंट अगर डिस्टेंस कम हुआ तो फिर फोर्स क्या हुआ कि ज्यादा हो गया, और फिर उससे ज्यादा फोर्स लगाएगा तो फिर एक पॉइंट आगे जाएगा, और फिर एक पॉइंट आगे गया तो थोड़ा सा और इस फिक्स पॉजिटिव चार्ज के क्लोज गया, और जब थोड़ा सा और क्लोज गया तो फोर्स थोड़ा सा और ही बढ़ गया। अब जितना फोर्स से पिछलका पॉइंट पे पुश कर रहा था, एक पॉइंट क्लोज गया तब उससे ज्यादा फोर्स और पुश करने लगा, तब और उसको ज्यादा फोर्स लगाएगा, तब एक पॉइंट और आगे जाएगा, अब फिर एक पॉइंट और आगे गया, अब और क्लोज गया, अब और ज्यादा फोर्स उससे उसको पुश करने लगा, तो फिर और ज्यादा फोर्स लगाएगा तब और ही आगे जाएगा। अब फिर जितने आगे जाएगा उतना ही ज्यादा फोर्स उसको क्या करेगा कि वो पुश करेगा, फिर उससे भी ज्यादा फोर्स लगाएगा तब वो क्या होगा कि और ज्यादा पास जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो हर एक एक पॉइंट आगे जाने के लिए ध्यान से इस एगो सिंगल पॉजिटिव चार्ज को एक एक पॉइंट आगे जाने के लिए, ये आगे जाने के लिए ये जितना फोर्स से इधर पुश कर रहा है उससे भी ज्यादा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तब ना ये एक एक पॉइंट आगे जा रहा है। नहीं, हर एक अगला पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है। वो इस पॉइंट पे जितना फोर्स इधर जाने के लिए लगाया होगा, जब ये यहाँ से यहाँ गया तो क्लोज गया, तब यहाँ पे जितना फोर्स से पुश किया था यहाँ पे उससे भी ज्यादा फोर्स से पुश किया होगा कि अब यहाँ से यहाँ पे थोड़ा ये इसके क्लोजर है तो उससे भी ज्यादा फोर्स से पुश किया होगा। अब इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए और यहाँ से यहाँ जाने के लिए जितना फोर्स लगाया होगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए उससे भी ज्यादा फोर्स लगाया होगा ना। जितने ज्यादा इसके करीब पहुंचेगा, समझ में आ रहा है ना, उतने ज्यादा फोर्स से ये फिक्स पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो उससे भी हायर फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये थोड़ा सा एक कदम क्या होगा कि आगे जाएगा। और ये काम हर पॉइंट 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 पे होता है। बात समझ आ रहा है ना? ये हर एक पॉइंट पॉइंट पे ये काम होता है कि एक पॉइंट आगे जाएगा, फोर्स बढ़ गया और फिर फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे भी पिछले का पॉइंट पे आगे जाने के लिए जितना फोर्स लगाया था अगला पॉइंट पे उससे भी ज्यादा फोर्स लगाएगा, तब एक पॉइंट और ज्यादा आगे जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? मतलब इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे आने के लिए, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर जाने के लिए कंटिन्यूअसली इसको, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर इसके करीब जाने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। और क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि ये जा रहा है फोर्स के अगेंस्ट, ये तो फिक्स है। और ये इस पर फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट की रिपेल। तो ये इधर फोर्स लगाएगा तब इसको रिपेल करेगा, कि इधर फोर्स लगाएगा तब इधर फोर्स लगाएगा तब। तो ये वाला इस पे, ये वाला इस पे नहीं, बाहर जाओ भी, ध्यान रखो सब लोग। ये वाला, एक मिनट रुक जाओ, बोलो बोलो बोलो। सीक्रेट, चलो चलो बात समझो, दे दो, हो गया। अब देखो ये वाला इसको इधर फोर्स, अब ये वाला इसको रिपेल करेगा ना, तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा तब ना रिपल्सन होगा, बोलो। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, इससे करीब जा रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, अब मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो वो क्या करता है कि वर्क डन करता है। फोर्स के, अभी बताया ना, जब भी फोर्स के अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या करेगा? वर्क करेगा। तो ये यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से बात समझो। तो अब ज्यादा वर्क कहाँ पे किया? वर्क कर रहा है, ये तो समझ में आ गया। चलो अब इन्फिनिटी से ये, चलो यहाँ पे ए पॉइंट था, ये बी सी डी, समझ में आ रहा है ना? यहाँ से बी पर जाने में मान लो कि W1 वर्क किया, यहाँ से सी पर जाने में W2 वर्क किया, समझ में आ रहा है ना? W1 W2, यहाँ से डी पर जाने में W3 वर्क किया। बोलो इसमें W1 W2 W3 में ज्यादा वर्क डन कौन करेगा? किस पॉइंट पर जाने में करेगा? ये बात समझ में आ रहा है? मतलब पॉइंट ए से बी पर जाने में ज्यादा वर्क करेगा, सी पर जाने में ज्यादा वर्क करेगा, या डी पर जाने में ज्यादा वर्क करेगा? डी पर, क्योंकि जितना करीब जाएगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा, और उतना ही ज्यादा फोर्स लगा के वो और क्या होगा कि आगे जाएगा। जितना ज्यादा फोर्स लगा के आगे जा रहा है उतना ज्यादा वर्क कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इन्फिनिटी से जितना करीब कोई ऑब्जेक्ट जाता है फिक्स पॉजिटिव चार्ज के तरफ, उतना ही ज्यादा क्या करता है कि वर्क करता है। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट वर्क डन ही है कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें उस पॉइंट का उतना ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कोनो एगो पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एगो पॉजिटिव चार्ज, मान लो कि 5 गो पॉजिटिव चार्ज जितना वर्क लगाएगा बटा 5 कर लेंगे तो एगो का वर्क निकल जाएगा। मान लो कि 5 गो चार्ज मिलके 10 जूल वर्क किया तो एगो चार्ज कितना जूल वर्क करेगा? 2 जूल, बटा 5 कर देंगे। 5 गो चार्ज, मान लो कि यहाँ पे प्रेजेंट है 5 गो चार्ज, कितना चार्ज? 5 गो चार्ज प्रेजेंट है, तो 5 गो चार्ज यहाँ से किसी इस पॉइंट पर, मान लो कि इस पॉइंट M बोलते हैं, तो ये यहाँ पे इन्फिनिटी पे है,
तब यहाँ से इस पॉइंट पर जाने में, यहाँ से 5 गो चार्ज इस पॉइंट पर जाने में मान लो कि 100 जूल का वर्क किया। कितना जूल का वर्क किया? तो 5 चार्ज को कितना वर्क कर रहा है? 100 जूल। तो एक चार्ज कितना वर्क करेगा? 100/5 20 जूल वर्क करेगा। तो एक चार्ज के द्वारा 20 जूल वर्क करना पड़ा ना। ये बात समझ में आ रहा है? तो यही डेफिनेशन है कि अब कई गो चार्ज है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो एगो चार्ज के द्वारा वर्क डन हमारा निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एगो चार्ज के द्वारा वर्क डन निकालने के लिए हम क्या किए हैं? ये था क्या? वर्क डन कितना चार्ज का? पूरा का पूरा चार्ज का। और ये पूरा वर्क डन कितना चार्ज का है? एगो चार्ज का है। तो इससे निकला है ये पूरा चार्ज को जितना वर्क करना पड़ा है उतना वर्क डन से टोटल चार्ज से डिवाइड, उतना वर्क डन को टोटल चार्ज से डिवाइड कर दिए हैं। तो ये वर्क डन आ गया कितना चार्ज का? एक चार्ज का। यही है ना? तो अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर ये हो गया वर्क डन और ये हो गया टोटल चार्ज, इसी को डिफाइन करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में। माने किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से, अगर मान लो कि हमको पता करना है कि इस पॉइंट का, हम यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं मान लो कि P, हमको पता करना है कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो इन्फिनिटी से कोई एक सिंगल, मान लो कि यहाँ पे Q चार्ज है। अब Q चार्ज हो, हम अपने से मान लो 10 गो चार्ज, 20 गो चार्ज, 15 गो चार्ज, हम मान लेते हैं Q गो चार्ज है, टोटल Q चार्ज है। तो Q चार्ज को पता चला कि इस Q चार्ज को, मैं टोटल Q चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक जाने के लिए W वर्क डन करना, 100 जूल, 200 जूल पर 500 जूल, W हम अपने से मान लेते हैं कि W वर्क करना पड़ा। ये बात समझ में आ रहा है? तो टोटल Q चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ा? W अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा। तो एक चार्ज को Q चार्ज था ना, तो एक चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? टोटल चार्ज बटा Q से डिवाइड कर देंगे तो एक चार्ज का निकल जाएगा। तो ये क्या है? वर्क डन। ये हमारा क्या हो गया? बोलो, वर्क डन। और किसका वर्क डन है? Q चार्ज का कि एक चार्ज का? एक चार्ज का। ये एक चार्ज का ये हो गया हमारा वर्क डन, और इसी को हम डिफाइन करेंगे किस चीज के रूप में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में। आने दो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एगो चार्ज है कि नहीं है? तो एगो चार्ज का मतलब यूनिट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, इस पॉइंट का उतना ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे कितना आया है? W/Q। मतलब इस पॉइंट का, पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P कितना हो जाएगा? W/Q। समझ आ रहा है? अब मान लो कि रैंडम हम अपने से जस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं कि ध्यान से समझो, ये हो गया हमारा इन्फिनिटी। यहाँ पे हम एक ऐसे ही बात करें कि यहाँ पे 20 गो चार्ज है, 20 गो चार्ज है। ध्यान से, तो 20 चार्ज को, 20 गो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, 20 गो हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है। तो और ये पॉइंट हम अपने से मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए मान लिए हैं, चलो N। अब हमको पता करना है कि इस पॉइंट N का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट N का क्या है, यही पता करना है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने अभी डेफिनेशन क्या देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ पे जाने में जितना एनर्जी खर्चना पड़ेगा उतना ही वर्क डन हो जाएगा। जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क डन हो जाएगा इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब 20 गो पॉजिटिव चार्ज को मान लो कि यहाँ पे जाने के लिए हमको 500 जूल वर्क करना पड़ा। बोलो, तो 20 पॉजिटिव चार्ज को यहाँ जाने में 500, तो 20 गो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ जाने में कितना वर्क करना पड़ा? 500 जूल।
तो एगो पॉजिटिव चार्ज को ना डिफाइन है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है उतना ही होता है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब एक पॉजिटिव चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा, 500 जूल बटा यही ना है 20, बोलो ये 20 है ना, समझ में आ रहा है। मान लो कि ये कूलम में हम कर रहे हैं 20 कूलम, अगर ऐसे आगे जाके हम लोग बनाएंगे लोग तो ये इससे ही कट गया तो कितना है 25, तो 25 जूल का वर्क करना पड़ा है। एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे जाने में कितना वर्क करना पड़ा है 25 जूल का, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 25 वोल्ट। अगर जूल पर कूलम में अगर हम बात करें, समझ में आ रहा है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर जाने में जितना भी वर्क डन करना पड़े उतना वर्क डन जिस पॉइंट पे जा रहा है उस पॉइंट का हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल कुछ नहीं, पोटेंशियल का मतलब होता है कि आदमी का कैपेसिटी, एबिलिटी, औकात, समझ रहे हो। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, तुम्हें बताओ यहाँ से यहाँ पे जाने में कम मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने में ज्यादा, और यहाँ से मैं जितना करीब जा रहा है पॉजिटिव चार्ज के उतना ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर किसी पॉइंट का, जब किसी चार्ज का हम बोलेंगे कि किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, अगर हम बोले कि यहाँ का सब का कि किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वहां से वहां जाने में ज्यादा औकात लगाना पड़ेगा। अगर कोई चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया है तो उसका औकात ज्यादा है, तब वो इन्फिनिटी से ज्यादा दूर पे चला गया है। कोई चार्ज यहाँ से नजदीक गया है मतलब उसका औकात कम है, और ज्यादा दूर नहीं गया, वो कम है दूर गया है। अब समझ में आ रहा है, तो पोटेंशियल का मतलब कितना हमारे अंदर में इनर एबिलिटी है। तो ये तो रैंडमली बात हो गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यही हुआ कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर जाने में कितना वर्क कर रहा है, उसी को डिफाइन करेंगे कि उतना ही हो जाएगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, या फिर जूल पर कूलम भी हम लोग यूज करते हैं। तो चूंकि W/Q है ना, क्या करना पड़ रहा है, W/Q है एक, ये W तो हो गया टोटल चार्ज का वर्क डन, नेट Q से, टोटल Q से डिवाइड करेंगे तब में एगो का आएगा, 5 गो का Q का W, तो एगो Q का W/Q। तो एक का निकालने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का निकालने के लिए टोटल Q से डिवाइड करेंगे तब ना होगा, बोलो। अब वर्क डन का हो जाएगा यूनिट जूल, और Q का तो पता है चार्ज है तो क्या हो जाएगा कूलम, तो क्या हो जाएगा जूल पर कूलम। डिराइव्ड यूनिट में हम लोग जूल पर कूलम भी यूज करते हैं, बट ऐसे मोटा मोटी 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, समझ रहे हैं, 0.3 वोल्ट, तो ऐसे ऐसा यूनिट हम लोग लेके चलते हैं वोल्ट को। इतना बात अभी लिख लिया जाए। ये हो गया हमारा फिक्स पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट का, एक बात मान लो, ये हो गया इधर की चीज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से यहाँ पे आने में मान लो 5 जूल वर्क करना पड़ा है एक पॉजिटिव चार्ज को। इस पॉइंट का मतलब ये पॉइंट ए बोलते हैं, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, बोलो। तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट। चलो, तो अब अगर इस पॉइंट से दूर जाएंगे, मतलब इधर जाएंगे, इधर, तो इससे डिस्टेंस अब ये इतना दूरी पे है। अब अगर दूर जाएंगे तो बीच के दोनों के बीच का डिस्टेंस अब बढ़ेगा, डिस्टेंस तो फोर्स कम लगेगा, तो कम लगेगा, तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ जाने में कम वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, नहीं यहाँ पे 2 वोल्ट, इसके पास में है तो 1 वोल्ट, कुछ ऐसा करके है, ठीक। और इधर जाएगा पॉइंट ए से इसके करीब जा रहा है, यहाँ पे जाएगा तो बढ़ेगा ना 6 वोल्ट, यहाँ पे जाएगा तो 7 वोल्ट, कुछ ऐसा ही होगा ना। चलो, तो ये तो समझ में आएगा कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस था हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था 5 वोल्ट, यही था ना। अब अगर इतना ही डिस्टेंस पर अगर हम ये रेडियल डायरेक्शन की बात करेंगे, तो अगर इस पॉइंट का 5 वोल्ट है तो यहाँ से रेडियली उतना ही दूरी पर सब है, तो कितना भी पॉइंट हो इस तो सब का क्या होगा कि 5 वोल्ट होगा। सब कितना, सब पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 5 वोल्ट ही होगा। अगर यहाँ पे 4 वोल्ट है तो रेडियली अगर हम ऐसे करें तो इस सब पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट ही होगा, ना ज्यादा और ना ही कम। ये 7 वोल्ट है, इसे गोल घूम जाएंगे तो इस पॉइंट का 7 वोल्ट है, इस सब का कितना होगा कि 7 वोल्ट होगा। तो रेडियली
मतलब ये रेडियली एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है कि उस फिक्स पॉजिटिव चार्ज से चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, चारों तरफ के सरफेस पर जो पॉइंट होगा वो सब के पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा, सेम होगा एग्जैक्टली, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम बार बार बोल रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। अब बाकी डेफिनेशन वगैरह तो हम लोग देख लिए थे लोग, ऐसा यूनिट। अब वो सब कुछ चीज को हम लोग क्या किया जाए कि लिख लिया जाए, फिर कुछ किया जाएगा आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क, वर्ड हो गया है, एज द वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू कम फ्रॉम इंफिनिटी एट दैट पॉइंट। मतलब इंफिनिटी से, यहाँ पे नीचे हम बता दिए हैं, द स्पेस बियॉन्ड द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस इज सेड एज इंफिनिटी। अगर इस पॉजिटिव चार्ज का ये हमारा रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है कि इतना दूर के अंदर में ही ये अपना इन्फ्लुएंस लगा सकता है। अब इतना दूर, ये पॉजिटिव है ना, तो अगर इतना दूर के अंदर में कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको रिपेल करेगा, और कोई निगेटिव चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा वो इतना ही दूर तक वो लगा सकता है, इतना ही दूर उसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है। रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर के रीजन को, बाहर के स्पेस को बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक जाने में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो एक पॉजिटिव चार्ज के द्वारा कितना वर्क करना पड़ा है निकल जाएगा। तो इन्फिनिटी से, समझ आ रहा ना, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट मतलब पॉइंट पे जाने के लिए एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को कितना वर्क करना पड़ा है उतना ही हो जाएगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू कम फ्रॉम इंफिनिटी एट दैट पॉइंट। इंफिनिटी से उस पॉइंट पर आने में कितना वर्क करना पड़ा है एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास आ रहा है, तब नेचुरली पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास जाएगा क्या? अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कोई यहाँ पे जाएगा, ये तो इसको इधर धक्का देगा, रिपेल नहीं करेगा, इससे भी ज्यादा फोर्स लगेगा तब ये यहाँ से हल्का सा और आगे जाएगा। समझ में आ रहा ना? क्योंकि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज को वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि वर्क तभी करना पड़ता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तब जब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा तब ही जाके वर्क डन होता है। फोर्स के डायरेक्शन में जाने में कौन वर्क करना पड़ेगा? वो तो उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आगे बढ़ जाएगा, तो वहां पे वर्क करना पड़ेगा क्या? वर्क नहीं करना पड़ेगा। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या है? वोल्ट। कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन बाय टोटल चार्ज, टोटल चार्ज से डिवाइड क्यों किए हैं? एगो पॉजिटिव चार्ज का निकालना है, तो 10 गो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इतना वर्क करना पड़ रहा है, तो एगो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा उतना बटा 10, तो टोटल चार्ज से डिवाइड किए कि नहीं किए? तो एक पॉजिटिव चार्ज का निकालना है, इसीलिए हम टोटल चार्ज से, सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो वहीं आप देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करेंगे, करते तो वोल्ट को है, एंड फिर भी हम V से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी कहीं लिख देते हैं, नहीं तो लोग EP लिखता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू W बाई Q, देखो सुपर हीट फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। V इज इक्वल टू W बाई Q बहुत ही ज्यादा यूज होगा, आगे हम लोग खुद यूज करेंगे लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होगा? वोल्ट। लेकिन फिर भी डेरिवेशन के लिए वर्क डन का होता है जूल, नहीं होता है क्या? और चार्ज का होता है कूलम। तो जूल पर कूलम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही है जूल और कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? मैग्नीट्यूड तो भी करेगा 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। डायरेक्शन नहीं होगा। अब बॉडी विल हैव, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, लेकिन वो चार्ज हो जाए, उसमें कोई चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कौन चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। और बाई कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब सुविधा से, समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि इससे कोई थेसिस है, कोई पॉइंट है, कोई अप्रूव्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के लोग जैसे यूज करते आ गया वैसे भी हम लोग को ही क्या करना है कि यूज करना है। इसका कोई प्रूव्ड बात नहीं है, कोई अप्रूवेशन इसका नहीं है।
तो भाई कन्वेंशन मतलब शुरू से जैसे यूज होते आ गया, उसके अकॉर्डिंग बात ये है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विल हैव हाई पोटेंशियल। जिन्हें पॉजिटिव चार्ज रहेगा उन्हें का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होगा, समझ में आ रहा है। और जिन्हें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब जहां निगेटिव चार्ज रहेगा उन्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, समझ में। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और निगेटिव चार्ज की तरफ कम, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट क्लास में जब करंट पढ़ेंगे तब देखेंगे कि चार्ज का फ्लो कैसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। चार्ज है क्या, मैक्सिमम कुछ भी चीज का फ्लो जनरली हाई से लो की तरफ होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। खैर अभी हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ में आ गया। अगर हम बोल रहे हैं किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट है, माने क्या कि ओवरऑल इंफिनिटी, अगर हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का 10 वोल्ट है, माने ओवरऑल इंफिनिटी से उस पॉइंट तक जाने में एक पॉजिटिव चार्ज को कितना जूल वर्क करना पड़ा है, 10 जूल वर्क करना पड़ा है। ये बात समझ में आ रहा है। तो एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, तो दो गो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। मान लो एक यहाँ पे पॉइंट है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट है और एक यहाँ पे पॉइंट है इसका 3 वोल्ट है, तो दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, 7 का। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट माइनस 7, 10 वोल्ट माइनस 7 वोल्ट, तो कितना हुआ 3 वोल्ट। तो ऐसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पता है ना कि ये 10 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट है, ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हुआ, कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट ज्यादा हुआ तो ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट का, और ये हुआ 7 वोल्ट तो कम हुआ। तो चार्ज यहाँ से हेने जाएगा कि हेने से हेने आएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो हेने से मूव करके हेने आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोग चार्ज के मूवमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। खैर तो एक ये बात हो गया पोटेंशियल डिफरेंस वाला। एक बात सोचो कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो V इक्वल टू W/Q है, V इक्वल टू W/Q है। तो अगर हम बोले कि चार्ज हमारे पास 1 कूलम चार्ज है और वर्क डन 1 जूल हो रहा है, तो 1/1 लिखेंगे तो 1 से 1 कट के 1 ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जाएगा, 1 वोल्ट। बात समझ रहा है। तो 1 वोल्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं ध्यान से, 1 जूल 1 वोल्ट, मतलब 1 जूल 1 कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तुम बताओ। 1 कूलम चार्ज को, तो 1 कूलम चार्ज को, तो चार्ज कितना हो गया, 1 कूलम हुआ। और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो उसका वर्क डन कितना हो गया, 1 जूल। तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो V इक्वल टू W/Q, यही ना होता है। तो 1/1 करेंगे तो 1 आ गया जूल पर कूलम, यही ना। 1 वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया, बस समझ रहा है। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि किसी 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट तक जाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो हम डिफाइन करेंगे कि उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट। सिंपल सा बात है, 1 जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट होता है, ठीक है। अब इतना बात लिख लिया जाए। देखो यहाँ पे हम बस एक बात मान लिए हैं कि 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए कि मान लो कि टोटल चार्ज हमारा 1 कूलम ही है और वर्क डन कितना हो रहा है इसके द्वारा, 1 जूल। तो अगर कोई 1 कूलम चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पर जाने के लिए 1 जूल का वर्क हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो V इक्वल टू W/Q ना होता है। तो W का वैल्यू पुट कर दिए हैं 1 जूल और Q का वैल्यू 1, तो 1 जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट। नहीं हुआ क्या, 1 जूल पर कूलम को 1 वोल्ट बोलते हैं। 1 जूल पर कूलम, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है कि नहीं है, तो ये किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज टू गो फ्रॉम इंफिनिटी एट दैट
पॉइंट, किसी इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर जाने में 1 कूलम चार्ज को 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा, तो हम डिफाइन करेंगे कि उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 1 वोल्ट। ये तो नॉर्मल है पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल। मान लो कि इस पॉइंट 1 पर पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है और पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 है। मान लो कि V2 बड़ा है V1 से, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। इसमें कोई निगेटिव पॉजिटिव एने होने वाला बात नहीं, बस बढ़कर में से छोटे को हम क्या करेंगे कि हटा देंगे। पॉइंट मान लो कि इस पॉइंट का है 10 वोल्ट और इस पॉइंट का है 3 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 7 वोल्ट हो गया। तो 10 वोल्ट में से 3 वोल्ट घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 वोल्ट। तो अब तक हम लोग स्टार्टिंग में एक पढ़े थे लोग Q इज इक्वल टू NE, याद है कि नहीं याद है बोलो। और अभी एक पढ़े लो हम लोग V इज इक्वल टू W बाई Q, यही पढ़े ना। तो यहाँ से एक बात ये तो है ही कि V इज इक्वल टू W बाई Q, बोलो। अब Q बराबर क्या है NE, तो यहीं से ये बात निकल सकता है कि V इज इक्वल टू W बाई NE। डायरेक्टली पुट करके सोल्व नहीं कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग को नंबर ऑफ चार्ज पता रहे और एगो चार्ज का वैल्यू तो पता रहता ही है और वर्क डन पता रहता, सीधे वर्क डन बराबर इतना करके हम सोल्व कर लेंगे लोग। लेकिन आसानी इसी में रहेगा कि पहले Q निकाल लें और तब जाके क्या करें कि V इक्वल टू W बाई Q कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कुछ नहीं, बस बाकी सब लीनियर इक्वेशन है, इसको इधर भेज दो तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया तो V इंटू Q, तो वर्क डन बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू टोटल चार्ज कर लेंगे हम लोग। इसी को एने ओने कर लो, हमको V पता है ना, Q निकालना है। तो Q इज इक्वल टू V इधर आ जाएगा तो W बाई V, यही ना हो जाएगा बोलो। अच्छा ये भी पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है NE, नहीं होता है क्या। तो वहां से भी हम लोग नंबर ऑफ चार्ज भी डायरेक्टली लिख सकते हैं कि Q के जगह पर NE बराबर W बाई Q, नहीं हो सकता है क्या। तो N बराबर W बाई V इंटू E। तो वो सब खैर मेन फॉर्मूला हम लोग का दिए गो है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, और बाकी तोड़ के सिंपल लीनियर इक्वेशन में बनाना अपना हाथ में है। ये सब एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा बात फंसा हुआ नहीं है, सिंपली हो जाएगा। उसको उतार लो, सब याद भी रहना चाहिए हमेशा।